स्टडी फॉर सेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट सीरीज देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज जो है ये एडिटोरिया के द्वारा करवाया जा रहा है और ये टेस्ट सीरीज जो है सहायक 2.0 सीरीज है। एईडीओ 2.0 सीरीज से आप कह सकते हैं और ये एईडीओ का 1.0 सीरीज पहले ही समाप्त हो चुका है, जिसे हम लोग अपने प्लेलिस्ट में पहले ही समाहित कर चुके हैं और ये नया टेस्ट स्टार्ट हुआ है एडिटोरिया के द्वारा। पहला टेस्ट जो है इसका ये आपको शनिवार को लिया गया है, जिसका कि सलूशन आज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है आपको कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही एक विस्तारित भाग है। सही चीज है ये। कश्मीर की घाटी की रचना एक समभिनीति से हुई है, ये भी आपको सही है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त से हुई है, ये भी क्या है आपको सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो चीनी प्लेट के अभिसरण से नहीं हुई है, ये आपको भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो 4 नंबर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। 1 2 3 क्या है आपको सही है, 1 2 3, इसलिए आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जैसे कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनीति से हुई है, इसके विषय में आप देखिएगा तो इस घाटी का विकास जो है भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण उत्पन्न भूगार्भिक हलचलों से हुआ है, जिसे बाद में झेलम और हिमनदों द्वारा इसे आकार दिया गया है। जबकि ये गंगा मैदान की रचना का अग्रगत में हुई है, इसके विषय में क्या कहता है कि गंगा मैदान का निर्माण हिमालय के उत्थान और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने से बने अग्रगत में जलोढ़ के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, 2 नंबर पे आते हैं हम लोग। 2 नंबर थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। 2 नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव प्रक्रिया द्वारा हुआ है, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो आप देखिएगा और ये मतलब चौथा ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी क्या सही है। और पूछा क्या जा रहा था आपको, पूछा ये जा रहा था कि सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं कौन सा आंसर हो जाएगा आपको, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि भारत का पश्चिमी समुद्र तट जो है, ये वाला आंसर जो गलत दिया हुआ है, भारत का पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण मुख्य रूप से भूगार्भिक हलचलों के कारण भूमि के जलमग्न होने से हुआ है, ना कि नदियों के जमाव के द्वारा। यह एक जलमग्न तटरेखा है जो तीव्र ढलान के कारण यहाँ की नदियां डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी ज्वार नदमुख बनाती है। तो पश्चिमी समुद्री तट जो है यहाँ पर नदियां क्या बनाती है, एस्चुअरी या ज्वार नदमुख बनाती है। डेल्टा का निर्माण यहाँ नहीं होता है। 3 नंबर पे आइए। अरुणाचल प्रदेश में सादिया में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, दिहांग के। अरुणाचल प्रदेश से सादिया असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को स्थानीय नाम दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब दिहांग दिबांग और लोहित नदियों से मिलती है तब यह ब्रह्मपुत्रा के रूप में जानी जाती है। 4 नंबर पे आते हैं हम लोग। नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं, एक को कथन कहते हैं तथा दूसरे को रीजन कहते हैं। कारण बता दो, निम्नलिखित में से विचार कीजिए आप। गंगा बहुत ही प्रदूषित नहीं है, प्रदूषित नदी है, सही बात है। जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये मतलब इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि जो नदी पवित्र होगी वो प्रदूषित ही होगी, ये गलत सोच है। तो इसमें ये देखिएगा कि 2025 में वर्ष 2025 में भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से गंगा को एक माना गया है, जिसके कारण इसका पानी
स्नान करने और पीने योग्य नहीं रह गया है। 2025 में गंगा को प्रदूषित नदी के अंदर माना गया है। और ये देखिएगा आप कि इसका नदी का प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण जो है अनियंत्रित औद्योगिक कचरा, लगभग 20% क्या है, औद्योगिक कचरा है। और आप देखिएगा कि अनुचारित सीवेज, जैसे कि शहर वहर का जो नाला का पानी सीधे क्या किस में डाल दिया जाता है, नदी के अंदर डाल दिया जाता है। और ये भी प्रमुख कारण है, नदियों सीवेज सिस्टम को क्या किया जाता है, डायरेक्ट नदी में डाल दिया जाता है उस गंदा पानी को। और साथ साथ धार्मिक गतिविधि भी इसका कारण है। तो ये कहना गलत है कि पवित्र नदी है तो वहां धार्मिक गतिविधि होगा इसलिए ये प्रदूषित होगी, नहीं। औद्योगिक कारण भी इसका प्रमुख है और सीवेज सिस्टम जो दिया जाता है वो भी इसमें एक कारण है। और धार्मिक स्थल है तो वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, तो जिसके कारण भी नदी गंदा होने का चांस रहता है। तो बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो असर्शन तो आपका सही हो गया और रीजन आपको क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये असर्शन सही है और रीजन आपको गलत है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर पे आइए, झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया और मैथन बांध का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। इस नदी की पहचान करें। इस नदी का क्या नाम है, बराकर नदी। क्या नाम है, बराकर नदी। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और जो 7 जुलाई 1948 को झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत के लिए इसे स्थापित किया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसके आधार पर परियोजना बना है, तो अमेरिका के टेनिस घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना की नींव रखी गई थी। 6 नंबर पे आते हैं हम लोग। 6 नंबर में है कि भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण क्या है, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, सही बात है। मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। होता क्या है कि भारतीय मानसून का मौसमी विस्थापन मुख्य रूप से स्थल तथा समुद्र में विभेदी तापमान के कारण होता है। गर्मियों में भूमि के तेजी से गर्म होने और समुद्र के ठंडा होने के कारण वायु दाब में अंतर पैदा हो जाता है, जिससे हवा जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती है। वही अब गर्मी में भारतीय भूभाग में अत्यधिक गर्म होने से कम दबाव और सर्दियों में उच्च दबाव विकसित होता है, जिससे हवा की दिशा क्या होता है, मौसम के हिसाब से बदलाव होता रहता है। 7 नंबर पे आइए, पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, वर्षा का पानी तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी शीघ्रता से भाप बन के उड़ जाना, भारत का व्यापक भौगोलिक विस्तार, उपयुक्त में से क्या होगा, वर्षा का ज्यादा वर्षा का पानी अपना क्या होता है कि समुद्र में ही चला जाता है। तो इस कारण से क्या है कि प्यासी धरती का भूमि कह सकते हैं। दूसरा चीज एक ये भी है कि हम लोग के यहाँ जो भी वर्षा होता है वो मानसून के कारण वर्षा होता है। तो ज्यादातर वर्षा जो है वो आपको 2 से 3 महीने के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। और जो भी निकासी है, देश का लगभग 77% जल जो है बंगाल की खाड़ी में जाके क्या होता है, गिर जाता है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, वर्षा का पानी का तेजी से बहते हुए कहां, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में चला जाना। 8 नंबर, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं, सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन कीजिए। पूर्वी तट पर गर्मी अधिक होती है, बहुत स्पष्ट नहीं है। बंगाल की खाड़ी का जलस्तर अरब सागर से कम होता है। खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों के उत्तर पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित रहती है। यही आपको क्या है, सही है। एक्चुअली में देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी की शंक्वाकार बनावट के कारण ही दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते चक्रवात का मार्ग संकीर्ण हो जाता है, जिसके कारण पवन प्रणाली और सौर ऊर्जा एक सीमित क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। परिणाम स्वरूप चक्रवात पूर्वी तट जैसे ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का क्षेत्र जो है की ओर निर्देशित हो जाता है और अधिक तीव्र हो जाता है तथा तट के निकट पहुंचते समय यह तूफानी ज्वार की तीव्रता को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। नीचे दिए गए वक्तव्य पे कथन और कारण का विषय में पूछा जा रहा है
कि देखिए कथन कह रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, ये भी क्या है आपको सही है। और ये भू आवृत्ति बढ़ने का प्रमुख कारण जो है ये से माना जा सकता है कि बड़े बड़े पैमाने पर खनन का खनन के कारण भी क्या हो गया, भूस्खलन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन भी सही है और रीजन भी सही है और एक दूसरे का क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी, व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऐसे देखिएगा कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा और भू वैज्ञानिक रूप से अस्थिर पर्वत श्रृंखला में से एक है, जो अभी भी क्या हो रही है, विकसित हो रही है। इस कारण से यहाँ भूस्खलन और भूकंप आम बात है, जिससे पिछले कुछ दशकों में भूस्खलन की घटना में भी वृद्धि हुई है। हिमालय क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से सड़क निर्माण, खनन, शहरीकरण और जल विद्युत परियोजना जैसी गतिविधियों में क्या हुई, तेजी आई है। यही अनियोजित और बड़े पैमाने पर किए जा रहे खनन और निर्माण कार्य विशेष रूप से ढलान को काटकर मिट्टी और चट्टानों की प्राकृतिक स्थिरता को नष्ट कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर भूस्खलन की घटनाओं को बढ़ा रहे हैं। 10 नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये अभी हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखे हैं। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की अस्थायी मेखला में पड़ता है। गलत है। भारत का उत्तर पूर्वी तट जो है ये आपको लौटता हुआ मानसून जो होता है ना, उसके मेखला में पड़ता है, ना कि रेगुलर मेखला में, ये अस्थायी व्यापारिक पवन के मेखला में ये नहीं पड़ता है। तो आपको ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये आपको सही है। तो 10 का क्या हो गया, असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आपको आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का पूर्वी तट मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर दिसंबर के प्रभाव में आता है, न कि वर्ष भर सक्रिय उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के अस्थायी मेखला में। हम लोग आते हैं अब 11 नंबर पे। 11 नंबर में कह रहा है कि प्राणी कोशिका और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कह रहा है कि प्राणी कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है। केवल क्यों होगा, कोशिका झिल्ली भी होता है। हाँ सही बात है, प्राणी कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली है, बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही है। जबकि पादप कोशिका में केवल नहीं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। नहीं कर दिया तो क्या हो गया, गलत हो गया। प्राणी कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है, सही बात है। कोशिका भित्ति नहीं होती, बिल्कुल सही है। लेकिन पादप कोशिका में दोनों होती है, यही आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है कि प्राणी कोशिका में आपको कोशिका झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी, दोनों चीज होती है। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्वनि और प्रकाश की तरंगे। तो ध्वनि क्या होता है, ध्वनि आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने हैं। धोनी क्या थे, धैर्य रखते थे। क्रिकेट के मैच में क्या रखते, लगातार कैप्टन कूल कहा जाता था। कूल का मतलब क्या हो गया, धैर्य रखना। तो धैर्य जब जो रखेगा वो क्या हो जाएगा, अनुधैर्य हो जाएगा। धैर्य तो मतलब ध्वनि अनुधैर्य हो जाएगा। तो ध्वनि अनुधैर्य हो गया तो प्रकाश आपको क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। प्रकाश आपको अनुप्रस्थ, आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 13 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग, बिना बुझा हुआ चूना। और उसको वाटर के साथ पानी में डाल दिए। जैसे कि आप याद कीजिए कि जब शुरू में चूना से जब पुताई होता था दीवार का, तो उसमें क्या किया जाता था, हम लोग ये चूना खरीद के लाते थे जो कि बड़ा बड़ा होता था। अभी भी जो खैनी में जो चूना लगाया जाता है उसमें क्या होता है, उजला सा रहता है और उसको पानी के अंदर डाल दिया जाता है। चूना क्या होता है, गीला हो जाता है। तो जब चूना गीला होता है तो उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ऐसे ये बिना बुझा था तो पानी डाल के इसको क्या किया, बुझा दिए और इससे क्या निकला, उष्मा निकला। देखिएगा जब उसमें डाला जाता है तो पूरा एकदम खौलना शुरू कर देता है बहुत तेजी से। तो ये उष्मा छेपी है, उष्मा का क्या कहता है, उत्सर्जन होता है। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं बिना बुझे चूना का प्रयोग। बिना बुझे, देखिए बिना बुझे नहीं, बुझा हुआ चूना है ना, पानी मिलाए तब बुझ गया। तो बिना बुझे चूना दीवार की पुताई के लिए, गलत हो गया। बुझे हुए चूने के घोल का प्रयोग दीवार की पुताई के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये देखिए दीवारों पर पतली परत बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना के
नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन, बिना कार्बन का यौगिक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग बोले थे ना, बुझा हुआ चूना, क्योंकि पानी डाल के इसको क्या किए, बुझा दिए। तो आंसर ये सही हो गया। 2 और 4 आपको क्या हो गया, सही हो गया। तो 2 और 4 आपका सही हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। अच्छा, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सारा ऑप्शन एक साथ दिखे, ज्यादा बेटर है। थोड़ा और छोटा। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर चुने। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि सही बात है, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है दोनों ग्लूकोज जब स्टोर फूड होता है तो प्लांट में स्टार्च होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज जो है स्टोर किस में होगा, प्लांट में होगा स्टार्च के रूप में, एनिमल में होगा ग्लाइकोजन के रूप में। इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। तो ऑप्शन से पकड़ने का कोशिश करते हैं। स्टार्च यकृत में विद्यमान होता है, यकृत मतलब लीवर, लीवर में विद्यमान होता है, और ग्लाइकोजन लाल रक्त कोशिका में विद्यमान होता है। देखिए स्टार्च किस में पाया जाता है, प्लांट में। प्लांट में तो यकृत थोड़ी ना होता है। ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है, सही बात है, हम लोग पढ़े ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है, किंतु स्टार्च पादप कोशिका में बनता है, सही है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों प्राणी और पादप नहीं, ऐसा बात नहीं है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों केवल पादप नहीं, केवल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 का बी नंबर सही हो जाएगा। 15 नंबर पे आइए। 15 नंबर में कह रहा है कि, अच्छा 15 नंबर यहाँ पे है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित करता है। तो अनुचुंबकीय किसे कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक को। अब पैरामैग्नेटिक का क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते एकल होते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में क्या होता है, आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलते हैं, पेयरिंग नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का पैरामैग्नेटिक में। तो आप यहाँ पे क्या हो, देखिए लोहा और निकेल ये आपको मैग्नेटिक है, मतलब चुंबकीय है। निकेल और लोहा क्या है, चुंबकीय है। अब पारा क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। क्या है, डायामैग्नेटिक, मतलब डायामैग्नेटिक कहा जाता है। जबकि प्लेटिनम आपका क्या है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय है प्लेटिनम। तो इसमें आप देखिएगा कि अनुचुंबकीय जो होता है वो आपको दुर्बल आकर्षण करता है। अगर चुंबक के पास रख दीजिएगा ना अनुचुंबकीय को, तो बहुत ज्यादा ये उसके तरफ खिंचाव अपने आप को नहीं होने देता, बहुत दुर्बल टाइप का आकर्षण होता है। और चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर इसका अपना चुंबक गुण जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, यही होता है। उदाहरण में आपको प्लेटिनम होता है, अल्युमिनियम होता है, क्रोमियम होता है, ये सारा क्या अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। जबकि पारा आपको डायमैग्नेटिक हो गया, निकेल लोहा आपको मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय हो गया। अब यहाँ पे आइए 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। समरस का क्या मतलब हो गया, समरस का मतलब हो गया समांगी मिश्रण, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। पूरे हिस्से में विभिन्न संघटक वाला घोल समरस होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न, बहुत सारा चीज अलग अलग डाल दिए, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह का चीज डाल दिए और कहे कि समरस होगा, समांगी मिश्रण होगा, बिल्कुल नहीं। अगर बहुत सारा अलग अलग तरह का चीज डाल देंगे तो समांगी मिश्रण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये तो आपको गलत हो गया। और यहाँ पे समरस घोल नमक को अगर पानी में डाल देंगे तो बिल्कुल ये समांगी मिश्रण बनाता है। तो असर्शन तो सही हो गया, रीजन आपका गलत हो गया। असर्शन सही हो गया, रीजन आपका गलत हो गया। तो असर्शन सही, रीजन गलत, क्या हो गया, ए सही और आर गलत। आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी नंबर हो जाएगा। बात तो समझ गए। 17 नंबर पे आइए। उत्कृष्ट धातु नोबेल मेटल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोबेल मेटल, जो नोबेल मेटल जैसे दिमाग में आएगा, उत्कृष्ट धातु जैसे दिमाग में आएगा, हम ये समझ लेंगे कि ये किसी से जल्दी अभिक्रिया तो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, सही बात है, किसी से अभिक्रिया करता नहीं है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, नहीं। उत्कृष्ट धातु के, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो गया आपको। तो उत्कृष्ट धातु के अंदर आपको क्या सब आ जाता है, उत्कृष्ट धातु में आपको सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारा क्या है आपको, सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्लेडियम, रोडियम, इरिडियम, ये सारा क्या है आपको उत्कृष्ट धातु है। ये किसी के साथ आसानी से
अभिक्रिया नहीं करता है। ये नम हवा के संपर्क में आने पर संक्षारित या ऑक्सीकृत नहीं होता है और प्रकृति में ये बहुत कम प्रतिक्रियाशील होता है। और यहाँ पे आप देखिए यूरेनियम क्या है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, तो ये तो ऐसे ही आसानी से क्या होता है, टूटता है, तो इसलिए ये आपको नहीं हो जाएगा। सीसा एक भारी धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर ऑक्साइड बना देता है। हम क्या बोले, हवा के संपर्क में आने पर उसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो क्या है, आपको सीसा हवा के संपर्क में आएगा और ऑक्साइड उसका बना देगा, तो ये तो उत्कृष्ट धातु हो नहीं सकता है। अब हम लोग आते हैं 18 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में कह रहा है कि पहला ऑप्शन प्रकाश ऊर्जा सीधे गतिज ऊर्जा का कहाँ से बात हुआ, ये तो पढ़ेंगे ही नहीं ऑप्शन हम। प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में, हाँ प्रकाश ऊर्जा किस में बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा में, क्योंकि ग्लूकोज बनता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है तो रासायनिक चीज बनाता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है जिसमें जल का अपचयन होता है। नहीं, ये गलत हो गया। जल का जैसे वाटर है तो वाटर में प्रकाश पड़ेगा और क्या बन जाएगा, ये आपको 2H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ जल का अपचयन मतलब रिडक्शन दे दिया, तो ये गलत हो गया। अब देखिए पर्णहरित क्लोरोफिल प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को नहीं, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। प्रकाश की ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में कहां से आ जाएगा, ये गलत हो गया। देखिए क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही, जिससे जल के अणु का विभाजन हो जाता है। देखिए हम विभाजन करके भी दिखाए आपको है। एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, जबकि ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन कहते हैं, वाटर का क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन मतलब अपचयन। तो आंसर आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 18 का डी हो गया। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो कम से कम जरूर कीजिए। 19 नंबर पे आते हैं हम लोग। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। अब बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि आप लीजिए सीटी बजा, घर्षण रही सतह, घर्षण उस पर है ही नहीं, एक बार अगर उसमें चलना, घर्षण बिना घर्षण का क्या मतलब, एक बार उस पर अगर आपको चला दिया जाएगा तब रुकिएगा नहीं, चलते रह जाएगा, घर्षण रहित का ही मतलब होता है, कोई घर्षण नहीं है। अब उस पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति खड़ा है, वो सीटी बजा रहा है, सीटी बजाने से क्या वो चलना शुरू कर देगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सीटी बजाना जो है वो आंतरिक बल होता है, तो सीटी बजाना क्या है, आंतरिक बल है। और जब आप सीटी बजाने का मतलब हवा बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो हवा बाहर की तरफ फेंकते हैं तो हवा भी क्या करता है, आपके आंतरिक बल को अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ से, और ये एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसमें कोई गति नहीं आ सकता है। ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया। यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हो तो उसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। अब देखिए संवेग परिवर्तन ही तो होता है, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग परिवर्तन क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब यहां वेलोसिटी अगर दीजिएगा नहीं, कोई बाह्य बल मतलब बाह्य बल का क्या मतलब हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गया, ये टी हो गया, तो वेलोसिटी बटे टाइम ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अगर किसी में वेलोसिटी नहीं है, बाह्य बल नहीं लगा हुआ है, तो संवेग परिवर्तन उसके अंदर क्या होगा, कभी भी नहीं आएगा। तो संवेग परिवर्तन की दर ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग, dp बटा dt बराबर क्या होता है, फोर्स होता है। तो अब ये आपको क्या हो गया, ए आपका सही हो गया, सॉरी ए आपका गलत हो गया, आर आपका सही हो गया। तो ए सही है, आर गलत है, सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि जल के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन सहसंयोजक यौगिक का अल्प विलायक है। तो आयनिक का बिल्कुल सही बता रहा है। एक्चुअली मैं पहले ऑप्शन में देख लेता हूं, जल सहसंयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है। अब मान लीजिए कि जब इस यहां तो हो गया, इसका उल्टा ये बता रहा है, गलत हो गया।
जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन पर होता है। सही बात। देखिए अब इसी का देखिए, जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पढ़े होंगे, और 4 डिग्री को अगर केल्विन बदलिएगा तो क्या करिएगा, 273 में 4 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो गया, 277। तो ये तो सही है, आपको ये सही निकल गया। और ये कह रहा है कि जल आयनिक यौगिक, जल जो होता है, जैसे आयनिक यौगिक क्या मतलब हो गया, जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दीजिएगा ना तो क्या बन जाएगा, Na+ और Cl- बना देगा। ठीक है, तो आयनिक यौगिक को आराम से, जैसे नमक को घुला देता है ना पानी में, तो आयनिक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, तो ये क्या होगा, पानी में आसानी से घुल जाता है, तो श्रेष्ठ विलायक होता है। जल क्या होता है, आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक होता है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, और 2 नंबर आपका गलत हो गया। तो 1 और 3 क्या है आपका सही है, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, मतलब ए नंबर आपका क्या हो गया, सही हो गया। 21 नंबर पे आते हैं हम लोग। 21 नंबर में कह रहा है कि कवक मूल होता है माइकोराइजा। क्या होता है, माइकोराइजा, माइकोरेहिजा, सॉरी यहां पे नहीं होगा, माइकोरेहिजा, माइकोरेहिजा। तो माइकोराइजा जो है, ये कह रहा है कि कवक मूल संगुणक परिजीविता का उदाहरण है। देखिए संगुणक हो गया, परिजीविता दोनों संभव ही नहीं है। परिजीवी होता है, परिजीवी का एक ही मतलब होता है कि वो खुद अपना फायदा उठाएगा, दूसरे को नुकसान देगा ही देगा। तो एक दूसरे का फायदा, संगुणक नहीं हो सकता है, एक दूसरे के लिए फायदामंद का काम परजीवी तो नहीं करता, ये सहजीवी होता है। म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। तो परजीवी तो हमेशा एक होस्ट को एकदम नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया। एक पौधे की जड़, एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणक है। सही बात है। क्या होता है, कोई की पौधा है, अब पौधा में क्या हो गया, कवक को उसके जड़ में जाके बैठ गया, तो ये क्या करेगा, आपको खनिज लवण वगैरह कवक क्या करेगा, इस पौधे को पहुंचाएगा। अब पौधा जब फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएगा तो इसको क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट इसको खाने के लिए देगा, किसको, कवक को। तो इसे क्या कहते हैं, संगुणक। संगुणक का मतलब हो गया म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म इंग्लिश में कहा जाता है संगुणक, मतलब दोनों का फायदा हुआ ना, कवक को खाना मिल गया और ये जो पौधा को क्या हो गया, पौधा को जो मिनरल्स वगैरह जो जरूरत था वो सारा क्या हो गया, कवक के द्वारा उसे मिल गया। खास करके आपको फास्फोरस अवशोषित करने में क्या करता है, कवक बहुत मदद करता है। अब यहां देखिए 22 नंबर, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है। देखिए ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है। तो 2 और 3 तो आपको क्या हो गया, सही हो गया। शक्ति को ये लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करता, धारा और वोल्टता की माप को कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ये वोल्टेज को ही क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 आंसर हो जाएगा, 2 और 3, 22 का क्या हो जाएगा, 2 और 3। 23 नंबर पे आइए, कह रहा है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाता है। उच्चतर तापमान मतलब हाई टेम्परेचर पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सही बात है। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है, एक्टिवेट होने के लिए एक एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो उसे तेजी से मिलेगा, तो जैसे तेजी से मिलेगा तेजी से अभिक्रिया कर पाएगा। बिल्कुल सही हो गया ये। उच्चतर तापमान में आणविक गति द्रुत हो जाती है, बिल्कुल सही है। अगर टेम्परेचर किसी को बढ़ाइएगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो टकराना, एक पार्टिकल्स यहाँ, एक पार्टिकल्स यहाँ, यहाँ यहाँ बहुत सारा पार्टिकल्स है, गति बहुत ज्यादा बढ़ गया, गतिज ऊर्जा बढ़ गया, सब क्या किया, एक दूसरे से टकराना शुरू किया। और जैसे जैसे टकराएगा तो इसमें क्या हो गया, रिएक्शन भी इसका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी करना शुरू कर दिया। क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन भी करना ये आपको शुरू कर दिया। तो क्या हो जाएगा, एसर्शन रीजन दोनों सही है, और एसर्शन की सही व्याख्या आर कर रहा है, तो एसर्शन रीजन दोनों सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। आपको सही भी है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अब आते हैं निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, समुद्री घोड़ा, उपयुक्त में कौन सा स्तनधारी है। देखिए समुद्री घोड़ा तो स्तनधारी नहीं है, ये क्या है, मछली है। समुद्री घोड़ा क्या है, मछली है, मछली। तो ये तो खत्म हो गया। समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है ये दोनों स्तनधारी होता है,
ये दोनों क्या है, स्तनधारी। तो 1 और 3 क्या है आपको, स्तनधारी। 1 और 3 बी नंबर आपको स्तनधारी है। अब आते हैं हम लोग एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। देखिए दाब का बात कर रहे हैं, दबाव मतलब दाब, प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, एफ बटा ए होता है। तो अब देखिए अगर फोर्स बढ़ाइएगा तो प्रेशर क्या होगा, आपको दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ाइएगा, व्युत्क्रमानुपाती इसको बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर एरिया को बढ़ाइएगा तो ये आपको प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर सॉरी घटेगा। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रूल होता है कि अगर एक बढ़ाइएगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटाइएगा तो अगला बढ़ेगा। तो एरिया को जैसे ही बढ़ाइएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर एरिया को घटाइएगा तो प्रेशर आपको क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब सोचिए कि एरिया कैसे, अगर पैर ये रखा हुआ है ऐसे करके, तो पूरा का पूरा एरिया अगर लगेगा, पूरा का पूरा एरिया अगर जमीन पर पैर सटा हुआ रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब सोचिए उंगली से अगर अपने आप को खड़ा कर लिए उंगली पे तो कितना एरिया लगा, बस इतना एरिया। अब पैर पूरा है, पैर का पूरा ये एरिया आ रहा है, और उंगली का बस इतना ठो एरिया आ रहा है। इतना मोटा ही उंगली होता है ना, इतना मोटा उंगली होता है, तो बस इतना ही एरिया आ रहा है। तो ये एरिया जैसे ही कम हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए जब कह रहा है कि मनुष्य भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है, जब वो नीचे भूमि पर लेट जाएगा। लेट जाएगा तो क्या होगा, पूरा मनुष्य ऐसे लेट गया तो इतना बड़ा एरिया हो गया ना, तो एरिया बढ़ेगा तो दबाव क्या होगा, घट जाएगा। तो ये गलत हो गया आपको। जब एक पैर पैर की पदांगुली पैर की उंगली पे खड़ा हो जाए, जी पैर की उंगली पे खड़ा हो गया तो एरिया क्या हो गया, सबसे कम एरिया लगेगा। एरिया कम तो प्रेशर क्या हो जाएगा, दबाव क्या हो जाएगा, ज्यादा। यही बी नंबर आंसर हो जाएगा आपको। 26 नंबर पे आइए। 26 नंबर में कहता है, 26 नंबर में कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता का होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किस एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो कह रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात कीजिएगा तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से प्यार, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से प्यार को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, आपको क्लोरीन का होता है, उससे कम आपको ब्रोमीन का होता है, उससे कम आपको आयोडीन का। देखिए नीचे जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, कम होता चला गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। तो अब ये देखिए रासायनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बद्धता एक वर्ग में सदैव नीचे की ओर बढ़ती है, बढ़ने की जगह पर हम लोग क्या देख रहे हैं, घट रहा है। तो ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया। और सबसे ज्यादा पूछेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो क्लोरीन मारिएगा। किसी एक वर्ग में परमाणुविक त्रिज्या सामान्यता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, सही बात है। जैसे ही आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे कि देख लीजिए, जैसे यही देख लीजिए ना, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इसके कक्षा की संख्या क्या होता है, बढ़ता जाता है। कक्षा की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको त्रिज्या उसका क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको सही है। तो ये गलत हो गया, आर आपका सही हो गया। तो ये गलत और आर सही, आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर पे आते हैं हम लोग। 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर में कह रहा है, सॉरी यहाँ पे है, एम्फीबिया बताता है। तो एम्फी का मतलब क्या होता है आपको, एम्फी का मतलब होता है दोनों, एम्फी का मतलब दोनों। और यहाँ पे बायोस का जो होता है, बायोस का मतलब होता है जीवन। तो जिसका जीवन दोनों जगह पे हो, जल में भी हो और स्थल पे भी हो, उसी को क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं हम लोग। एम्फीबिया, जिसका जल और स्थल दोनों पर जीवन चले, उसे एम्फीबिया कहते हैं। देखिए केवल जल में ही एक नाव को कहते हैं, गलत है। केवल जल में ही रह सकने वाले पशु नहीं, एम्फी का मतलब ही होता है दोनों जगह पे, केवल स्थल पर नहीं, केवल का बात नहीं, जल व स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 पे आइए। तापमान की वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। देखिए जैसे तापमान बढ़ाइएगा ना तो क्या होता है, ग्लिसरीन जो है पतला हो जाएगा, और जैसे ही पतला होगा तो इसकी श्यानता जो है वो घट जाएगी, बढ़ने की जगह पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये गलत हो गया। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, सही बात है।
तापमान में वृद्धि से अणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तो आपको गलत हो गया, ये आपको सही हो गया। एसर्शन गलत और रीजन सही। कितना नंबर का है आपको, 28 नंबर का ये हो गया, डी आंसर हो गया। 29 नंबर पे आई, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरी में प्रयोग होता है। तो सीसा संचायक बैटरी हम लोग कहते हैं, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। लेड एसिड बैटरी भी कहा जाता है इसे। 29 के बाद हम लोग 30 नंबर पे आते हैं। 30 में कह रहा है कि 30 में कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। सही बात है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। बिल्कुल गलत बात है। देखिए यकृत जो है ये क्या करता है, बिलिरुबिन रिलीज करता है, बिलिरुबिन पीत रिलीज करता है। और पीत कहाँ जमा हो जाता है, पित्ताशय में जमा करता है। और ये क्या करता है कि बड़ा बड़ा जो वसा का मॉलिक्यूल्स है उसको छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में विभक्त कर देता है, तोड़ देता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इमल्सिफिकेशन छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ दिया, इतना ही काम किया। और इसमें कोई इंजाइम नहीं पाया जाता। पीत में यकृत से जो रिलीज होता है उसे पीत जो कहते हैं, बाइल जो कहते हैं। बाइल में कोई भी इंजाइम नहीं होता है। इंजाइम कहां से आएगा आपको, पेंक्रियास से जो इंजाइम लाइपेज निकलेगा, बाद में छोटे छोटे टुकड़े पर लाइपेज क्या करेगा, अटैक करेगा और इसे पूरी तरह से पचाने का काम करेगा। तो ये तो आपको ऊपर वाला सही हो गया, इमल्सिफिकेशन करता है, ये आपको गलत हो गया। तो एसर्शन सही, ओरिजिन गलत। एसर्शन सही, ओरिजिन गलत। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अब आइए 31 नंबर पे क्या कह रहा है कि 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वस्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। सही है, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और इसे कानूनी अधिकार का समर्थन दिया। दोनों का दोनों क्या है, सही है। और दोनों एक दूसरे का क्या है, एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि ये स्वस्फूर्त आंदोलन बताया गया है ना, कि स्वस्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे बंगाल के बुद्धिजीवी, पत्रकार, मिशनरियों और कुछ छोटे जमींदार, पूर्व के कर्मचारी जैसे समाज के अन्य वर्गों का व्यापक समर्थन था, जिन्होंने जागरूकता फैलाई, कानूनी सहायता दी, आंदोलन को संगठित किया, जिनसे एक शक्तिशाली जन आंदोलन बनके ये उभरा था, नील आंदोलन। और इसमें क्या है आपको, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है हिंदू पेट्रियाटिक जैसे अखबार के माध्यम से विरोध की खबर सब जगह क्या है, जनमत तक फैलाया था। वही दीनबंधु मित्र का देखिएगा, तो इनके नाटक नील दर्पण ने किसानों के अत्याचारों की किसान के अत्याचार का उजागर किया, जिससे भारत और इंग्लैंड में यह मुद्दा ध्यान में लाया जा सका। 32 नंबर पे आते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है कि हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था। बिल्कुल सही है। इसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया। यह भी सही है। उसने पुर्तगाली के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान तुरंत मिल गया। गलत है। एक्चुअली में क्या है कि सबसे पहले क्या है कि जहांगीर के द्वारा शुरू में शुरू में क्या हुआ था कि फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन पुर्तगाली क्या किया, दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उनको जो फैक्ट्री खोलने के लिए जो फरमान मिला था उसे वापस ले लिया गया। और कैप्टन हॉकिंस को पुर्तगालियों के विरोध के कारण सूरत में तुरंत अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिल पाई, बल्कि उन्हें 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा गया। और 1613 में सर थॉमस रो के प्रयासों से और पुर्तगालियों पर ब्रिटिश सेना की जीत के बाद जहांगीर ने 1613 में फैक्ट्री स्थापित करने का शाही फरमान जारी किया। कब किया, 1613 ईस्वी में फरमान जारी किया। तो ये आपका गलत हो गया। 1 और 2 क्या है आपका सही है, 1 और 2 आपको सही है। 33 नंबर पे आई, भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर का विश्लेषण कीजिए। मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुर्रानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिकस्त दी थी। गलत है। देखिए लोधी वंश नहीं,
पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुर्रानी साम्राज्य का था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। यहाँ लोधी वंश दे दिया तो गलत हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में, याद रखिएगा 1761 ईस्वी में। मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय अंग्ला मैसूर युद्ध में वीरगति प्राप्त की। गलत है, तृतीय अंग्ला मैसूर युद्ध में इससे चोट लगी थी, जबकि चतुर्थ अंग्ला मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था उसमें इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1799 ईस्वी में। अब वहीं पर देखिएगा कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्लासी की जंग में नवाब के सेनापति की विश्वासघातपूर्ण भूमिका ने इतिहास की दिशा बदल दी। सही बात है। ये जो सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब, उसका जो सेनापति था, क्या नाम था? जाफर था, मीर जाफर क्या किया था? वो अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या किया था? जाके मिल गया था, और जिसके कारण प्लासी का युद्ध क्या हुआ? बंगाल का नवाब हार गया था, और यही आगे जाके अंग्रेज के सत्ता का कारण बना। तो ये आपको सही है, और बस एक सही हुआ और ये दोनों क्या हो गया? आपको गलत हो गया। तो 33 का 3 हो जाएगा, 33 का केवल 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए 34 नंबर, उपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रमाणिक है? 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया। बिल्कुल सही है, बहुत सारा ऐसा जमींदार था जो कि अंग्रेज का साथ दिया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदारों की भूमि के वास्तविक स्वामी लगान संग्रह करता होंगे। गलत है, ये आपको 1784 में ऐसा नहीं हुआ था। 1784 में नहीं, बल्कि ये जो आपको 1784 में नहीं होके 1793 ईस्वी के अस्थाई बंदोबस्त में पहली बार औपचारिक रूप से जमींदारों की भूमि का वास्तविक स्वामी और लगान संग्रहकर्ता घोषित किया गया, जिससे उन्हें भूमि पर अधिकार मिल गया, लेकिन बदले में उन्हें कंपनी को निश्चित लगान चुकाना होता था। तो ये आपको गलत हो गया। अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस्तमरारी का ही मतलब होता है अस्थाई बंदोबस्त। 1793 ईस्वी हम बताए थे यहाँ पे 1793 अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी। बिल्कुल सही है। 1793 में जो ये 1790 में ये बना था आपको अस्थाई, प्रारंभिक अवस्था में ये 10 वर्षीय संविदा अनुबंध की योजना थी, जिसे बाद में 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसे क्या कर दिया गया? अस्थाई कर दिया। शुरू में 1790 में इसे ट्राई के रूप में 10 वर्ष के लिए रखा गया था, लेकिन 1793 में ही क्या किया गया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में से अस्थाई कर दिया गया। तो आंसर आपको ये सही हो गया और ये भी आपको सही हो गया। तो 1 और 3 आपका सही हो गया। 1 और 3 सही। सी नंबर आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब आते हैं हम लोग 35 नंबर पे। 35 नंबर में कह रहा है कि ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानूनी प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्र और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहने का मतलब जनजातीय क्षेत्र में जो है वो ईसाई धर्म को अपनाना शुरू किए। किस एक्ट के द्वारा? तो ये जो आपको यहाँ पे है 1813 का चार्टर एक्ट जो आया था, उसमें ईसाई जो धर्म का जो प्रचार करने वाले थे उसे भारत में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया था। वे आसानी से क्या कर सकते थे? ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। तो 1813 के अधिनियम में यह शामिल किया गया था। 36 नंबर पे आइए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान की जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये के इनाम घोषित किया था। तो ये कौन थे? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद में क्या थे? बिल्कुल सक्रिय थे मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में। 37 नंबर पे आइए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? खासी विद्रोह 1829 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। सही बात है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के चितुर सिंह के द्वारा किया गया था। देखिए ये जो हुआ था आपको 1822 से 1840 के आसपास में, 1822 से
40-41 के आसपास में हुआ था। चित्तूर सिंह और उमाजी नाइक के नेतृत्व में रामसी विद्रोह इसी वर्ष हुआ था। पश्चिमी घाट में ब्रिटिश कब्जे की नीतियों के विरुद्ध यह प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। जबकि रंपा विद्रोह जो है आपको कब हुआ था? 1822 से 1824 में उल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? उपयुक्त में से सभी। सारा का सारा क्या हो गया आपको? सही हो गया। 38 नंबर पे आइए। कह रहा है कि आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। देखिए, सबसे पहले तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में। दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में स्थापना की गई थी। अब बाद में इसे 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। सही है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारतीय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। बिल्कुल सही है। वेदों की ओर चलो, इन्होंने नारा दिया था। आर्य समाज ने वेदों और पुराणों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था। गलत है। पुराणों को तो स्वीकार बहुत ज्यादा नहीं किया था, लेकिन इनका तो नारा ही था वेदों की ओर चलो। तो ये क्या हो गया आपको? गलत हो गया। वेदों को क्या किया था? इन्होंने पूरी तरह स्वीकार किया था। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया था। बिल्कुल सही है। आर्य समाज जो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था था उसे उन्होंने समर्थन दिया था। उनका ये कहना था कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जहां व्यक्ति को गुण और कार्य के आधार पर उनका वर्ण निर्धारित हो, ना कि उनके जन्म से हो। तो ये क्या हो गया आपको? सही हो गया। तो आपका क्या सब सही हो गया? 1, 2 और 4 क्या हो गया? 1, 2, 4 सही है। 1, 2, 4 सही है। सी नंबर क्या हो गया? सही हो गया। देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना बिल्कुल सही है। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में ना, 1828 ईस्वी में हुआ था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज कब? 1875 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ? कोलकाता में। महादेव गोविंद रानडे, नहीं ये गलत हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1875 न्यूयॉर्क में हेलेना ब्लावोस्की और कर्नल हैरी अलकोट ने की थी। कहां पे की थी? आपको न्यूयॉर्क में स्थापित की थी। ये गलत हो गया। तो गलत ही पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपको। अब यहां देखिए, वर्ष 1944 में सार्जिट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था? 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए ये रखा गया था। ठीक है। वुड डिस्पेस जानती ही हैं कि भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कि बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांड इन एड शुरू की गई। बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। बिल्कुल सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। गलत है। इसमें सभी स्तर पे अंग्रेजी का बात नहीं कहा गया था, और यहाँ पे ये कहा गया था कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषा को भी बढ़ावा देने की यहाँ पे बात कही गई थी। तो ये आपका सिर्फ गलत हुआ। 1 और 2 आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए यहाँ 42 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो का शुरुआत किया था? तो जर्मनी में उन्होंने क्या किया था? आजाद हिंद रेडियो का शुरुआत किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। बाद में उन्होंने अपना मुख्यालय जो है सिंगापुर और रंगून में स्थानांतरित कर दिया था। 43 नंबर पे आई, अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में सही बात है। इस व्यवहार के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के सेना के बीच हुआ था। सेनापति कौन था? मान सिंह। कश्मीर विजय 1585 सही है। गुजरात का द्वितीय अभियान 1575, नहीं ये 1573 था। कब? 1573। एक्चुअली में 1572 में ही गुजरात अभियान आरंभ किया गया था। ठीक है। तो वहां मुजफ्फर खां तृतीय शासक था। 26 फरवरी 1573 तक उसने सूरत, अहमदाबाद व कैंप जीत लिया गया। किसके द्वारा? मुगल सम्राट के द्वारा। मिर्जा अजीज कोका को गवर्नर बनाकर लौटा, पर विद्रोह की सूचना पर पुनः गुजरात जाकर 2 सितंबर 1573 को उसे कुचल दिया गया। मतलब तुरंत
अचानक से 1500 आपको 72 में शुरू हुआ पहला विद्रोह और दूसरा 1573 में हुआ। तो स्मिथ ने इस इतिहास का सबसे द्रुतगामी आक्रमण भी बताया है। 44 पे आ जाइए। 44 पे मुगल शासक जहांदार शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की है? सवाई का मतलब होता है क्या? सवाई का मतलब होता है सवा गुना। किसे दिया है? राजा जयसिंह को। राजा जयसिंह को दिया है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया? 1679 ईस्वी में मारवाड़ अभियान के दौरान उन्होंने जजिया कर लेने का निर्णय लिया। जजिया कर लेने का क्या किया? निर्णय लिया। 46 नंबर पे आइए। 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें राजन की शक्तियां, कबीलाई युद्ध जैसे 10 राज्य और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त होता है आपको? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। किससे? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। 48 पे आइए, 47 पे। 47 में कह रहा है कि ऋग वैदिक काल की राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनके कबीलाई ढांचे को समझने का आधार है। सही बात है। इसमें वितत, सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये भी क्या है? आपको सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। 48 नंबर पे आते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है आपको? उर्वरा जो है, उर्वरा का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। सही है। सीता का मतलब होता है हल की बनी नालियां। अवल का मतलब होता है कूप और कुआं। और उर्दूर का मतलब होता है अनाज मापने वाला पात्र। सारा का सारा क्या? मैच है। तो 1, 2, 3, 4 सी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 49 नंबर पे आते हैं। 49 में कह रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थापित किए गए? तो ये आपको हो गया जोशी मठ, द्वारका, पुरी और सिंगेरी। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि जो उत्तर दिशा में की ज्योतिर्मठ जो है उसका क्या नाम है? बद्रीनाथ या जोशी मठ हो गया, जो उत्तराखंड में स्थित है। दक्षिण में आपको सिंगेरी मठ जो कर्नाटक में है। पूरब में गोवर्धन मठ जो कि पूरी उड़ीसा में है। और पश्चिम में शारदा मठ जो द्वारका गुजरात में है। 50 नंबर पे आइए। तारिक उल हिंद या किताब उल हिंद भी से कहा जाता है, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया के लेखक कौन है? तो ये से अल-बरूनी लेखक है। उसके कौन से लेखक है? अल-बरूनी उनके लेखक है। भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्न में से किस योजना में की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये लागू किया गया था। इसके अंतर्गत संघीय प्रणाली और शक्तियों के विभाजन में संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची की नींव रखी। जो अभी जो हम लोग का संवर्ती सूची है वो उसका नींव यहाँ से आपको मिलता है। संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची शक्तियों का विभाजन का नींव यहाँ से मिलता है। 52 नंबर। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? ठीक है, सन्निविष्ट नहीं है। देखिए, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। एक देखिएगा कि भारत का संविधान जो है वो भारत के संविधान का उद्देशिका जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात कर रहा है। तो आर्थिक न्याय का बात कर रहा है, आर्थिक न्याय का, आर्थिक स्वतंत्रता का बात नहीं कर रहा है। और इसमें जो है 5 स्वतंत्रता का उल्लेख है, जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक न्याय का बात है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो ये एक आपको क्या है? संवैधानिक अधिकार है। तो ये देखिएगा कि अनुच्छेद 326 के तहत ये एक संवैधानिक अधिकार है। अब बाद में क्या हुआ? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा जो मतदान करने का जो एज था 21 से घटा कर क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। अब आइए
55 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद क्या है? ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अनुच्छेद 21 में जो है गरिमा, गोपनीयता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि का अधिकार शामिल है। गरिमा, गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसमें शामिल है? अनुच्छेद 21 में शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने हदिया मामले जो कि सफीन जहां बनाम एम अशोकन 2018 में स्पष्ट कहा था कि अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनना हर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा का हिस्सा है। 56 भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है। ताकि क्या किया जा सके, क्यों ऐसा किया गया है? ताकि आदिवासियों का जमीन कोई हड़प ना ले, उस पर कोई अधिकार ना कर सके, इसीलिए ये प्रावधान लाया गया। 57 निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? केवल निचले मतलब उच्च सदन कौन सा हो गया? राज्यसभा, और निचला सदन हो गया लोकसभा। कह रहा है कि किसमें लोकसभा के केवल सदस्य होंगे। तो प्राक्कलन समिति जो होता है उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी किससे होते हैं? लोकसभा के ही होते हैं। जबकि आश्वासन समिति देखिएगा तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होता है, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। उसके बाद आप देखिएगा प्रत्यायोजित समिति, विधान समिति जो है इसमें भी क्या होता है आपको? लोकसभा और राज्यसभा का होता है और प्रत्येक से 15 + 15 होते हैं, प्रत्येक से 15 + 15। जबकि लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं जो कि 15 + 7 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 58 नंबर पे आइए, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवा सदस्यों के सेवा का निर्धारण करता है तो भारतीय संसद करता है। कौन करता है? भारतीय संसद। देखिए, भारत के राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। भारत क्या करता है? नियुक्ति करता है, लेकिन उनकी सेवा शर्तों निर्धारित उनके द्वारा नहीं किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? कि संसद के द्वारा किया जाता है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया, जो इन सेवाओं के नियम और शर्तों को नियंत्रित करता है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 याद रखिएगा। 59 नंबर, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। इसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की सहमति से ही ये पद पर बने, प्रसाद पर्यंत रहते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं दिया हुआ, ठीक है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं तो इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखिएगा तो अनुच्छेद का बात देखिएगा तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल को जो प्राप्त होती है अनुच्छेद 154 के तहत। 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, अनुच्छेद 157। उसके बाद आप ये देख लीजिए भारतीय संविधान में ये प्रसाद पर्यंत जो राष्ट्रपति की सहमति से पद पर रहते हैं उसे प्रसाद पर्यंत कहा जाता है। 156 का एक हो गया, 156 का एक हो गया। और ये जो है इसको हटाने के लिए कोई भी अधिकार, कोई भी ये क्या कहते हैं अधिनियम का जरूरत नहीं पड़ता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति कभी भी इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? चारों सही है क्या? 1 2 3 उल्लेख संविधान में किया गया है, सॉरी किया गया है तो गलत हो जाएगा ना, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। किया नहीं गया है, ये मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, क्योंकि प्रसाद पर्यंत तो उनका पद है। 60 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध निम्न में से कौन से कथन सही है? यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह केवल क्या है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, सही बात है। ये राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, सही बात है। ये भारत की संचित निधि से धन निकासी का नियंत्रण नाम का चीज नहीं करता है। देखिए नाम में नियंत्रक है लेकिन नियंत्रण नहीं करता, ठीक है। संचित निधि निकासी वगैरह कौन करता है? ये लोकसभा के द्वारा जो पारित किया जाता है उसी के आधार पर संचित निधि से पैसा निकलता है। ये सीएजी का काम नहीं है, सीएजी का ये नियंत्रण का काम नहीं है। ये इंग्लैंड में होता है, भारत में नियंत्रण का काम नहीं होता सीएजी का।
ठीक है, आंसर आपका ये 3 सही हो गया, चौथा आपका गलत हो गया। तो 1 2 3 है आपका, क्या है 1 2 3 सही है। अब देखिए 61 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जा सकता है। तो सकल घरेलू उत्पाद एनडीपी जो है ये आपको क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद में अगर मूल्यह्रास को हटा दीजिएगा तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। मास्टर, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतया शामिल नहीं किया जाता है। तो किसे शामिल नहीं किया जाता है, देखिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। क्या हो जाएगा, देखिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। अगर किसी से कर्जा ले लीजिएगा तो थोड़ी ना कह दीजिएगा कि आर्थिक विकास हमारा हो गया, तो ये आपको नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो आंसर नहीं पूछा जा रहा था, तो यही आपको यही हो जाएगा। 63 नंबर, 63 नंबर में है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपको 2012 से 17 तक चला था, 2012 से 17 तक। इसमें क्या था, आपको तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन चुनिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मुद्रास्फीति होता क्या है, कि आम भाषा में मुद्रास्फीति को महंगाई कहा जाता है जब एक निश्चित समय में वस्तु और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में होने वाली लगातार वृद्धि, सामान का दाम बढ़ रहा है, सर्विस भी क्या हो जाए, सबका लगातार वृद्धि होते जा रहा है, इसके कारण मुद्रा जैसे पैसा जो हम लेके गए कि क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति क्या हो जाती, कम हो जाती है। 100 रुपया में जहाँ 1 किलो जैसे कि 100 रुपया में अगर सोचिए 1 किलो कभी चावल लाते थे तो अब आधा किलो मिलने लगा, क्रय शक्ति क्या हो गया, घट गया। अर्थात अब उतने ही पैसे में पहले की तुलना में कम सामान आता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदुओं से बिंदु के आधार पर हो रही है। सही है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। नहीं, गलत है। भारत में मुद्रा ये आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे होता है, थोक मूल्य नहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये गलत हो गया। मुद्रास्फीति के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को ध्यान में रखा गया, तो ना खुद ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब खुदरा पे ध्यान रखता, थोक पे नहीं किया जाता। सही है। मुद्रास्फीति की दर नीचे आने का तात्पर्य है कीमतों का घटना नहीं है। मुद्रास्फीति नीचे आने का मतलब है कीमतों का घटना नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, आपको सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन चुना जा रहा है, तो असत्य क्या हो जाएगा, बी नंबर आपको असत्य है। 65 नंबर पे आ जाइए, CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होंगे। तो CRR में वृद्धि होगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि एक्चुअली में CRR होने से क्या होता है, इसमें जैसे वृद्धि होगा तो क्या हो जाता है कि वाणिज्यिक बैंक जैसे SBI हो गया, जो भी बैंक है जो हम देखते हैं RBI छोड़ के, वो बैंक को अपनी कुछ राशि का हिस्सा क्या करना पड़ेगा, RBI के पास जमा कर देना पड़ेगा। जब ये RBI के पास अपना पैसा जमा कर दिया तो उसके पास तो कम पैसा बचा, तो ज्यादा जो कर्ज जो बांटता है, लोन जो देता है, वो क्या करेगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि अपना पैसा कहाँ रखाया बेचारा, RBI के पास रखाया। तो ऋण देने की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाएगी। वही है ना, बैंकों को ऋण देने की क्षमता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अपना पैसा कहाँ रखना पड़ गया इसको, RBI में। CRR की वृद्धि होने से वाणिज्य बैंक को अपना पैसा RBI के पास रखना पड़ता है और उसके पास पैसा बचता नहीं है, तो वो ऋण बहुत ज्यादा नहीं बांट पाता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। बागवानी क्षेत्र में एक्चुअली में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन का फोकस जो है वो उत्पादन से शुरू होता है, और बाजार तक जाता है। उत्पादन से बाजार, आप देखिए बना के देखिए, बागवानी क्षेत्र में समग्र वृद्धि करना सही बात है, किसानों की आय में वृद्धि करना सही बात है, शस्योत्तर प्रबंधन मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग एक बार मतलब सब चीज करके निकाले, उसके बाद उसको शुद्ध किए, उसके बाजार तक कैसे पहुंचाए, सारा चीज तो उत्पादन से शुरू होकर बाजार तक जाता है, ये भी हो जाएगा। मानव संसाधन विकास, ये मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, उद्देश्य नहीं, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, उद्देश्य नहीं है। किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी
रिग्रेसिव कहा जाता है। देखिए, रिग्रेसिव कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जीएसटी है, जीएसटी आप भी एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है। अमीर आदमी जाएगा कुछ खरीदने के लिए, उसको भी उतना ही परसेंट जीएसटी लगेगा, गरीब आदमी को भी उतना परसेंट जीएसटी लगेगा। आप सोचिए कि एक गरीब आदमी जो था, गरीब आदमी 1,000 रुपया कमाता था, ठीक है, और 1,000 रुपया कमाता था, और ये अमीर आदमी 10,000 रुपया कमाता है। हम छोटा सा ले रहे हैं, तो ये जो जीएसटी दिया 10 रुपया दिया, ये भी जीएसटी 10 रुपया दिया, तो कितना प्रतिशत ये दिया? तो 1% दिया आपने का, ये कितना दिया? 0.1% दिया। तो कौन ज्यादा पैसा दिया? अपना जो है, अपने का कितना प्रतिशत कौन ज्यादा दिया? गरीब को ज्यादा पैसा यहाँ क्या हो गया, लग गया, उसको 1% पैसा लगा, जबकि यहाँ पे क्या लगा, 0.1%। तो गरीब के ऊपर भार क्या हो गया, ज्यादा पड़ गया। उसको कोई चीज खरीदना के लिए जाना है, उसका ज्यादा पैसा उसके पॉकेट से निकल के जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि लग तो 10 ही रुपया है, लेकिन प्रतिशत के रूप में उसके पॉकेट में जो पैसा है वो ज्यादा मात्रा में क्या होगा, घटता हुआ दिखेगा। किसका? गरीब का। तो क्या है, इसमें भार अमीरों और गरीबों दोनों पर समान पड़ता नहीं, गलत है। अमीरों की तुलना में गरीब पर कम भार पड़ता नहीं, गलत है। अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार पड़ता, सी नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव में प्रतिगामी है, इसमें दोनों पे समान रूप से कर लगेगा, लेकिन प्रतिशत में क्या होगा, गरीब के ऊपर ज्यादा भार पड़ता हुआ प्रतीत होगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका आपको। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कारापात और काराधन क्या होता है? तो कारापात और काराधन का क्या मतलब होता है? जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगता है? एक व्यक्ति पे लग रहा है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति पे लगता है वही व्यक्ति क्या होता है, वो चुकाता भी वही है। जो जितना रुपया कमाएगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, इसी का प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कारापात और काराधन एक समान ही, एक ही व्यक्ति पर लगता है ना। क्या होगा, एक ही व्यक्ति पर लगेगा ना। इनकम टैक्स का ही मतलब समझिए, हम अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो मेरे पर 1 लाख का टैक्स लगेगा, कोई 50 लाख रुपया कमाता है उसे 50 लाख रुपया का टैक्स लगेगा। तो व्यक्ति विशेष टैक्स होता है। लेकिन वही जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर में अगर कोई बाटा का जूता खरीदने के लिए गया, अमीर हो या गरीब, दोनों को बराबर टैक्स देना पड़ता है। 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए, बंगाल से सिंध किया गया था, आगरा से बुरहानपुर किया गया था, आगरा से चित्तौड़ किया गया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो शेरशाह सूरी ने मुख्य रूप से 4 प्रमुख शहरों का निर्माण और विस्तार करवाया था, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड, शहर आजम जो कहा जाता है। यह बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली और लाहौर होते हुए सिंध तक चला गया था। आगरा से बुरहानपुर सड़क उत्तर भारत को दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार से जोड़ता था। आगरा से चित्तौड़गढ़ जोधपुर होते हुए मार्ग का निर्माण राजपूताना क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए किया था, ठीक है। जबकि लाहौर से मुल्तान एक अन्य संपर्क मार्ग भी उन्होंने बनाया था। 69 हो गया, 4 तरह का रोड उन्होंने बनाया था। 70 नंबर पे अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो 1620 ईस्वी में आलमगंज में यह स्थापित किया था, लेकिन यहाँ पे उसका चला नहीं, असफल रह गया। बाद में 1651-52 में गुलजार बाग में दोबारा 1651-52 में गुलजार बाग में दोबारा ये स्थापित किया, अस्थायी फैक्ट्री का स्थापित किया। 71 नंबर पे आइए, बिहार के वे कौन जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम था? तो क्या हो जाएगा, किशनगंज और सहरसा में। सबसे कम किशनगंज, फिर सहरसा, फिर अररिया, फिर मधेपुरा, फिर पूर्णिया। कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो ये क्या हो जाता, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प हो जाता है। जबकि ये आप देखिएगा दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश का ये जो है श्रीलंका का इतिहास बताता है। जबकि विनय पटक क्या करता है, मठवासी जो मठ में रहते बौद्ध धर्म के जो मठवासी होते हैं उसके नियम को विनय पिटक में रखा गया है। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से
किसके द्वारा किए गए थे? द्वितीय बोध संगीत पहला बात यही हो गया, कहाँ हुआ था? वैशाली में। और कौन थे अध्यक्ष उस समय? तो सवाकामी थे। और ये राजा कौन थे? तो कालाशोक। कालाशोक का शासनकाल था, ईस्वी था 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में हो गया। और बस ठीक है। मोगलीपुत्र जब पटना में हुआ था अशोक के समय में, तो मोगलीपुत्र 30 थे, और जबकि वसुमित्र जब वहां कुंड लग्न कश्मीर में हुआ था तो वसुमित्र थे। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? तो सबसे पहले कहां हुआ था? आपको रोहिणी में हुआ था। रोहिणी में आपको 12 जून 1857 को हुआ था। 12 जून 1857 को रोहिणी में हुआ था। इसमें 32वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। जबकि पटना में देखिएगा तो यहाँ तो 12 जून हो गया, और यहाँ पटना सिटी में आपको 3 जुलाई को हुआ था। 3 जुलाई को हुआ था, पीर अली के नेतृत्व में। 75 नंबर, बिहार के भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है। तृतीय शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। विंध्य क्रम की चट्टाने का विस्तार बिहार में, गलत है, बिहार में है। विंध्य क्रम की चट्टाने आपको रोहतास और कैमूर में विंध्य क्रम का ही चट्टान है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक मतलब क्वार्टरी चट्टान पाई जाती है। ये भी क्या है? सही है। तो आपको सिर्फ 3 नंबर गलत हो गया। 1, 2 और 4 आपका क्या सही है? 1, 2, 4 आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए, बूढ़ी गंडक उत्तर भारत में, गंडक, घाघरा, ये सब क्या उत्तर भारत में प्रवाहित हो, जबकि पुनपुन क्या है? दक्षिण भारत में ये प्रवाहित होती है, दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। अब देखिए, बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियारपुर से याद रखिएगा, बख्तियारपुर स्टेशन है ना, इब्र बख्तियार खिलजी था। इब्र बख्तियार खिलजी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का वो एक सेनापति था। हम लोग कितना पे आ जाएंगे आप? 78 नंबर पे। 78 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कोकोलत जलप्रपात नवादा में क्या है? बिल्कुल सही है, कोकोलत जलप्रपात आपको नवादा में हो गया। मांझर कुंड जलप्रपात ये नालंदा बता रहा है, जबकि मांझर कुंड जलप्रपात आपको रोहतास में, कहाँ पे है? रोहतास में है। तो ये आपको क्या हो गया? गलत हो गया। तुतला भवानी रोहतास सही है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपको। 79 नंबर पे आइए, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टान प्रणालियों और उनके वितरण का मिलान कीजिए। तो क्या हो जाएगा? पहला, धारवाड़ का चट्टान। तो धारवाड़ का चट्टान जो है आपको, ये होता है दक्षिण पूर्व बिहार, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, उब्रक के नीचे पाए जाते हैं। 3 हो जाएगा। विंध्यन चट्टान अभी तो हम लोग पढ़े थे कि ये कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। 4 हो जाएगा इसका। टर्सरी तो भी हम लोग देखे थे, तो पश्चिम चंपारण के पास था। हिमालय के तराई क्षेत्र में, ये आपको क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्वार्टरनी चट्टान मैदान, गंगा का मैदान में था, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करता है? तो किशनगंज क्या है आपको? दोनों का करता है। कटिहार से बंगाल का करता है। अररिया नेपाल का करता है। और कटिहार जो है बंगाल का और झारखंड का करता है। पूर्णिया सिर्फ बंगाल का सीमा साझा करता है। बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार कितना है? तो ये आपको सी नंबर हो जाता है। इतना करोड़ रुपया दिया गया था आप, जबकि पिछले बार जो है आपको, पिछले बार 3.17 करोड़ था। 3.17 लाख करोड़ था पिछले बार, और इस बार क्या हो गया? 3.47 लाख करोड़। ठीक है, अप्रोक्स में 3.47 लाख करोड़। तो इतना का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो ये आपको 7.4% ना, 7.4% अनुमान लगाया गया है।
बिहार राज्य की गठन की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 का बात, 26 नहीं याद रखिएगा, 25 का बात किया जा रहा। तो 25 में ये आपको 113वां था, कितना था? 113वां था। और इसका थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। 84 नंबर, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा? किया गया। ये आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब देखिए, फातिमा बॉस 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो मेक्सिको का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? मेक्सिको का प्रतिनिधित्व करती है। और कहाँ पे हुआ था आपको ये प्रतियोगिता? बैंकॉक में आयोजित हुआ था। 86 नंबर, 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह पे कौन सा देश भाग लिया? तो सबको पता होगा, बांग्लादेश की जगह किसने भाग लिया? स्कॉटलैंड ने भाग लिया। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश पहुंचाया? तो टाइफून बुआलोई कहाँ का है? वियतनाम का। कहाँ का? वियतनाम का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश में से संबंधित है? यह आपको अफगानिस्तान से संबंधित है। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। क्या है? सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो IMF का कार्यकारी निदेशक कौन है? उर्जित पटेल। IMF का कार्यकारी उर्जित पटेल हो गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री, सही है। फ्रांस के प्रधानमंत्री, सही है। ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, सही है। तो सारा का सारा सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ही हो जाएगा। 90 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो निर्मल मिंडा ने। किसने किया है? निर्मल मिंडा ने। C नंबर हो जाएगा, निर्मल मिंडा। अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा यह घोषित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये आपको असम राज्य में लॉन्च किया है। इसमें क्या है? इस योजना के तहत राज्य के पंजीकृत चाय बागानों में काम करने वाले अस्थायी और अस्थायी श्रमिकों को 5,000 की एक मुश्त राशि सीधे बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो हंसजा शर्मा। कौन है? हंसजा शर्मा। अब यहाँ पे आ जाइए, कह रहा है कि भारत ने किस राज्य के जीवित जड़ पुल मतलब लिविंग रूट ब्रिज को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? तो लिविंग रूट ब्रिज जो है आपको कहाँ पे? मेघालय में पाया जाता है। यहाँ 2 पेड़ होता है, ये पेड़ का जो है रूट को यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे बांस का ये बना के यहाँ तक पहुँचा दिया, फिर बाद में इस पे आदमी आसानी से चलने लगता है। ये मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। 95 नंबर पे आ जाइए, किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा के ऊपर उठाना है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य ने 2026 में कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष के रूप में 2026 को घोषित किया है। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो ये आपको महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। यहाँ पे ये जो है आपको गणेशोत्सव की प्रदर्शन किया गया था, गणेश उत्सव का प्रदर्शन किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा, जिसे बेस्ट झांकी मिला है। जबकि वंदे मातरम की 150वीं साल पुरानी विरासत का जश्न मनाने वाली संस्कृति मंत्रालय की झांकी को मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकी में
जम्मू कश्मीर को दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ, जम्मू कश्मीर को दूसरा, महाराष्ट्र को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है, ये कब हुआ? तो 26 जनवरी को क्या हुआ था? यूरोपियन यूनियन के लोग आए हुए थे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में। 27 जनवरी उसका अगले दिन ये डील पे साइन हुआ, 27 जनवरी 2026 को। तो यूरोपीय, इसमें क्या था कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के द्वारा वो लोग मुख्य अतिथि भी थे और यहाँ पे हस्ताक्षर भी उन्होंने किया। हाल ही में किसी स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो सी डॉट को स्कॉच पुरस्कार 2025 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। 100 नंबर पे आइए। भारत के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सा थीम निर्धारित किया गया है? तो क्या हो जाता है? लचीला, नवाचार, सहयोग और अस्थिरता के लिए निर्माण। रुकिए, वीडियो को लाइक तो करते जाइए, धन्यवाद। और अगला टेस्ट का आप लोग इंतजार कीजिए, जल्द ही वो टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद।